अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? खैरियत से होंगे आप? तो लास्ट डिस्कशन में हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल को एंड किया था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बाद ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी थी बोहर तक कि भाई इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो उसका मोमेंटम भी पता चल जाएगा, उसकी पोजीशन भी पता चल जाएगी। लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। एक उसने हाइपोथेसिस पेश किया, उसको फिर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। दो साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मर। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर कोई वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। मींस अगर कोई वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है? वेव की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां ये ऐसा होता है। अब एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है? लाइट को समझा जाता है वेव, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में लाइट बिहेव करती है किसकी तरह? पार्टिकल्स की तरह, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट है एक एक्सपेरिमेंट, लाइट को हम समझते हैं वेव, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में लाइट बिहेव करती है किसकी तरह? पार्टिकल की तरह। पेयर प्रोडक्शन है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर है। ये वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां पे लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बिहेव करती है पार्टिकल की तरह। तो एक बोल्ड क्वेश्चन रेज किया डी ब्रोए नामी साइंसदान ने कि अगर कोई वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो व्हाई नॉट अ पार्टिकल कैन बिहेव लाइक अ वेव। इसने सोच के समझ के और ये नारा लगा दिया और इसने एक अपना नजरिया पेश कर दिया जिसे आज जाना जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो यहां से यूं समझ लें कि बोहर का डाउनफॉल शुरू हुआ और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो गया। और वैसे भी आप देखेंगे कि 1900 के बाद वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट्स हैं। मींस उन्होंने एक किस्म का इनकलाब बपा कर दिया है साइंस की दुनिया में। तो अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, किसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? एटम का या इलेक्ट्रॉन का। उसको समझा जाता है तीन थ्योरीज के बेस पर। एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दूसरा स्क्रोडिंगर और तीसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं। तो हेडिंग हमने दी मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो क्वांटम मैकेनिक्स पे जो ये मॉडर्न थ्योरी डी ब्रोगली, स्क्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने अलग अलग अपनी ये थ्योरीज पेश की थी। सबसे हम पहले पढ़ते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इफ वेव कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है? वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसने क्या किया? इसने एक इक्वेशन दे दी जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब देखो लैम्डा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? वेवलेंथ। और ये जो मास, ये मास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि h अपॉन mv, mv मींस मोमेंटम, ठीक है। तो यहां से, और मोमेंटम भी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि वेयर लैम्डा इज क्या है? लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। h वही प्लांक्स कांस्टेंट है, और m मास, v क्या है? वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी। यहां से आप ये नतीजा भी ले सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड वेवलेंथ, तो आप कहोगे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ठीक है।
तो ये इसने एक कॉन्सेप्ट दिया, इसने एक आइडिया दिया कि ऐसा हो सकता है। आगे चलकर दो साइंसदान थे जिनका नाम था डेविसन और जर्मर, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, किसने प्रूव किया था? डेविसन और जर्मर ने। तो थ्रू डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझ गए बात को। जैसे ही ये आइडिया डेवलप हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जिसको पार्टिकल समझा जाता है, तो पहले तो हम इलेक्ट्रॉन को समझ रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। अब इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? वेव बन गया, तो मीन्स ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल बिहेवियर भी है, इलेक्ट्रॉन में वेव बिहेवियर भी है। तो अब पता चला कि इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर। जैसे ही ये बात सामने आई कि इलेक्ट्रॉन हैविंग ड्यूअल नेचर मीन्स समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव, तो अब क्या हुआ कि अब जो पुराना आइडिया था, जो पुराना कॉन्सेप्ट था सर्कुलर ऑर्बिट्स का, वो लॉस हो गया। ठीक है, वो जाया हो गया। तो जब वो जाया हो गया तो एक नया फिनोमेना वजूद में आया जिसे हम कह सकते हैं कि फिनोमेना ऑफ इनडिटरमिनिज्म, या जिसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो हेजनबर्ग नामी साइंसदान ने एक प्रिंसिपल दिया जिसे कहा जाता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि साइमल्टेनियसली in single time you cannot determine momentum as well as position। आप एक ही वक्त में मोमेंटम और पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन चली जाएगी, पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम चला जाएगा। तो मींस एक ही वक्त में मोमेंटम और पोजीशन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जबकि बोहर्स मॉडल में क्या था कि बोहर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो अगर कोई पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उसकी पोजीशन भी कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन जैसे ही ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट आया तो देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी an electron is a material and its position and momentum can be determined with great accuracy. But after the dual nature of electron, the concept of circular orbits become unclear and meaningless. ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट आया तो इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट था जो बोहर ने दिया था वो मीनिंगलेस हो गया, उसने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी, लॉस हो गई। Heisenberg introduced a concept known as Heisenberg uncertainty principle. It is impossible to determine the momentum and position of an electron simultaneously. एक ही वक्त में मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसने एक रिलेशन दी कि डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। यहां पे आपको तीन वैरायटी में इक्वेशंस मिल सकती हैं। ये भी हो सकता है h/2 पाई या डेल्टा पी h/4 पाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस हैं। वी विल प्रेफर दिस इक्वेशन, व्हाई? बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन आवर टेक्स्ट बुक। तो यहां पे डेल्टा पी किसको जाहिर करता है? डेल्टा पी इज uncertainty in momentum। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है? इज uncertainty in position। ठीक है, नोट हो रहा है? ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू अनसर्टेनिटीज अप्रोक्सीमेटली या comes in the order of Planck's constant। और Planck's constant h इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है? 6.63 into 10 power minus
34 जूल सेकंड। ठीक है, तो ये इक्वेशन खुद ही डिसाइड करती है कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक में सर्टेनिटी बढ़ेगी तो दूसरे में सर्टेनिटी कम होगी, एक में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो दूसरे में अनसर्टेनिटी कम होगी। तो दिस इक्वेशन शोज दैट इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल देन डेल्टा पी विल बी लार्ज। अगर डेल्टा एक्स स्मॉल है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। एक वैल्यू, एक में सर्टेनिटी बढ़ेगी तो एक में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। एक ही वक्त में आप मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो या पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों को साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन दोनों की पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं। पहला हमने लिखा है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बोथ या नन ऑफ दीज। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो एक ही वक्त में मोमेंटम और पोजीशन कैलकुलेट करना है वो किसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, हमारे ऊपर अप्लाई हो सकता है। हम भी तो एक किस्म के पार्टिकल्स काउंट होते हैं। तो याद रखें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहां अप्लाई होगा जो पार्टिकल्स बहुत छोटे हो, मींस माइक्रो एटॉमिक लेवल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स पे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, इनके ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। और यहां पे एक और सवाल पैदा ये भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सेम सवाल हो तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, कहां अप्लाई होगा ये, माइक्रोस्कोपिक पर। उसके बाद डैश इफेक्ट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कौन सा इफेक्ट है जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प आउट करता है। पेयर प्रोडक्शन है, पेयर प्रोडक्शन में आपको क्या पता है कि फोटोन जाके टकराता है और हमें दो हिस्से मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट फॉल करती है किसी मेटल सरफेस के ऊपर और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरे फोटोन जाके टकराता है किसी से, या गामा रे फोटोन जाके टकराता है स्टेशनरी पार्टिकल्स के साथ, तो मींस वहीं से हमें उस इफेक्ट को कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। और यही कॉम्पटन इफेक्ट हमें समझने में मदद देता है किसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अगला सवाल, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 0 देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वुड बी। अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 है तो मोमेंटम में क्या होगी। देखो यहां पे इस इक्वेशन पे आए दोबारा, हमें पोजीशन की जगह 0 दिया गया है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर ये h डिवाइड होगा 0 से तो कोई भी चीज 0 से डिवाइड होगी तो उसका जवाब क्या आ जाएगा, इनफिनाइट। तो इसका जवाब क्या निकलेगा, इनफिनाइट। नेक्स्ट सवाल देखें, द डैश नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट मीनिंगलेस। कौन सी नेचर ने जो सर्कुलर ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को मीनिंगलेस कर दिया, तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि ड्वेल नेचर मीन समटाइम्स वेव्स समटाइम्स पार्टिकल। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट देखें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये एक सवाल आया हुआ है एमडीकेट वाले टेस्ट में। ठीक है, एमडीकेट टेस्ट कहां होता है, पंजाब में और आजाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन ओनली। दूसरा, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ये हमने देखा था अभी, डी ब्रोगली इक्वेशन का फार्मूला इफ यू रिमेंबर, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम। तो यहां से पता चला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। डी ब्रोगली इक्वेशन सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन हैव पार्टिकल वेव नेचर। हाँ, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और वो कौन सी नेचर सपोज करता है, वेव नेचर। पहली स्टेटमेंट देखें कि डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन ओनली।
ये गलत है। यहां क्या इलेक्ट्रॉन ओनली का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगी और किसी पे नहीं, प्रोटॉन पे भी हो सकती है, न्यूट्रॉन पर भी हो सकती है। तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर होगी लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर होगी, ये गलत है। नेक्स्ट सवाल देखें। द रॉन्ग स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, ये यहां से बात एस्टेब्लिश हो रही है। दूसरा, इफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन दो दफा आ गया, ठीक है, एंड हीलियम आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद हीलियम एटम। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और हीलियम है, दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी वो हीलियम की होगी। अब ये फैसला करना है। यहां देखें, यहां फार्मूले में क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू ऐसे, मीन्स मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहां देखें हीलियम का मास सबसे ज्यादा है तो हीलियम की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, जबकि सवाल क्या कहता है कि हीलियम की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो दिस इज रॉन्ग। अगला देखो, हो सकता है अगला सही हो। To observe the wave nature of particles, the particles must have small mass and large velocity। सही है, वेव नेचर ऑब्जर्व करने के लिए मास का छोटा होना जरूरी है, वेलोसिटी का ज्यादा होना जरूरी, और यही हमें कहाँ मिलता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज हमने दो छोटे से टॉपिक डिस्कस किए, एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसके मुताबिक अगर कोई वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। और जब इन दोनों को मिला के अप्लाई किया गया तो हमारे पास एक आ गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, के एक ही वक्त में आप या तो मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो या पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।